मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई को ध्यान में रखते हुए जो हमारी जूलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, इसमें आज हम लोग ब्लड सर्कुलेशन में 60 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेशन का क्वेश्चन नंबर 61। आई होप इसके पहले के वीडियो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पर जाइए और उन क्लासेस को भी ज़रूर देखिए। और बहुत जल्द हमारे इसी चैनल पे यूपी टेट के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें हम सीडीपी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए यानी कि आप कह सकते हैं कंप्लीट पेपर एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कोई भी हमारा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ब्लड सर्कुलेशन ये टॉपिक है और इसके पहले 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हीम ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इट्स। हीमोग्लोबिन अणु का हीम क्या कहलाता है? एपो एंजाइम, को एंजाइम, अकार्बनिक सहकारक या फिर प्रोथैस्टिक समूह। एपो एंजाइम, को एंजाइम, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर या फिर प्रोथैस्टिक ग्रुप। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोस्थेटिक समूह। हीमोग्लोबिन अणु का हीम समूह एक प्रोस्थेटिक समूह है। इसका कार्य ऑक्सीजन अणुओं को बांधना तथा रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेना होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो 4 पॉलीपेप्टाइड अणुओं से बना होता है। इसमें प्रत्येक अणु श्रृंखला लोहे के परमाणु से जुड़े फोरफायरिन से बने हीम समूह से जुड़ी होती है। लोहे के अणु युक्त कृत्रिम समूह फोरफायरिन रिंग में केंद्रित रहता है और यह एक अप्रोटीन युक्त भाग होता है, यानी कि नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एडिनो हाइपोफाइसिस में शामिल नहीं है। यूपीपीसीएस प्री 2000 में आया हुआ क्वेश्चन। एडिनो हाइपोफाइसिस डज नॉट इंक्लूड पार्स डिस्टालिस, पार्स नर्वोसा, पार्स ट्यूबरेलिस या फिर पार्स इंटरमीडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्स नर्वोसा। एडिनो हाइपोफाइसिस में पार्स नर्वोसा ये शामिल नहीं होता है। बात करें एडिनो हाइपोफाइसिस की तो इसका निर्माण पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबरेलिस और पार्स इंटरमीडिया से होता है। ठीक है, इससे इन दोनों से इसका विकास होता है और पार्स इंटरमीडिया पार्स नर्वोसा न्यूरोहाइपोसिस का भाग होता है। अगर बात करें पार्स नर्वोसा किसका भाग होता है तो ये न्यूरोहाइपोफाइसिस का भाग होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड अग्रभाग और मध्यवर्ती की एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। अगर पूछा जाए एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, इसका जो अग्रभाग होता है और इसकी जो मध्यवर्ती होती है इसी को एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। पार्स नर्वोसा क्या होता है तो पार्स नर्वोसा से न्यूरो हाइपोफाइसिस बना होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्यों इसमें शामिल नहीं है? क्योंकि ये न्यूरो हाइपोफाइसिस का भाग होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, which one of the following will be cardiac output in liter per minute of a heart that has a stroke volume of 0.07 liter per minute and is beating at rate of 90 पर मिनट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा हृदय का कार्डियक आउटपुट होगा जिसका स्ट्रोक वॉल्यूम 0.07 लीटर प्रति मिनट है और जो 90 प्रति मिनट की दर से धड़कता है? क्या होगा? 63.30, 63.00, 06.30 या फिर 00.63। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 06.30। अगर पूछा जाए स्ट्रोक की मात्रा क्या है तो स्ट्रोक की मात्रा जो है 0.07 लीटर प्रति मिनट होती है और 90 प्रति मिनट की दर से अगर इसको 90 से गुणा कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 6.30। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। ठीक है, स्ट्रोक की मात्रा कितनी होती है? 0.07 लीटर प्रति मिनट होती है और यहाँ पे आपको ऑप्शन में 90 प्रति मिनट दिया हुआ है, इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका इतना निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन द। मानव हृदय का पेस मेकर अवस्थित होता है। पहली बात ये बताइए कि पेस मेकर होता क्या है
तो ऐसे नोड यानी साइनो एट्रियल नोड को पेसमेकर के नाम से जाना जाता है और ये राइट एट्रियम में अवस्थित होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये घुंडी या सिरा आलिंद घुंडी हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर होता है। इसे एस ए नोड यानी कि साइनो एट्रियल नोड या हिंदी में कहें तो घुंडी या फिर सिरा आलिंद घुंडी कहा जाता है। यह दाहिने आलिंद यानी कि राइट एट्रियम के शीर्ष में विशेष कोशिकाओं का एक छोटा पुंज होता है जहां पर हृदय की धड़कन जो है वो स्टार्ट होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन कोagulation ऑफ ब्लड द एंजाइम कन्वर्टिंग फॉरिजन इन द फाइब्रिन इज। रक्त में स्कंदन में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कौन परिवर्तित करता है? क्या वो थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, माल्टेज है या पेप्सिन है? तो फाइब्रोजन को जो फाइब्रिन में परिवर्तित करता है वो आपका एंजाइम होता है थ्रोम्बिन। कौन करता है? थ्रोम्बिन। ठीक है। ब्लड कोagulation जो होता है, ब्लड स्कंदन होता है, इसमें दो प्रक्रिया पाई जाती है। दो प्रक्रिया कौन कौन सी? पहली होती है जिसमें प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। किसमें? कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। और दूसरा स्टेज जो होता है इसमें फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में परिवर्तित होता है थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप सही मार्क करके आइएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितने ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है? 20 ml, 1.34 ml, 4 ml या फिर 2.23 ml। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं पीसीएस में 2001, 2002, 2008 में और इसके साथ साथ पीजीटी बायोलॉजी 2010 में भी पूछा जा चुका है। यानी इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितने ऑक्सीजन का परिवहन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 1.34 ml। कैसे? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो होता है 20/15। कितना? 20/15। इसको जब आप काटेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 1.33 या फिर इसी को आप 1.34 भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, एक हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन कितना होता है? तो 20/15 होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक लिम्फॉइड ऑर्गन है? Which of the following is a primary lymphoid organ? लिम्फ नोड, लिम्फॉइड नोड्यूल्स, थाइमस या फिर स्प्लीन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी थाइमस। दो प्राथमिक लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं। एक होता है लाल अस्थि मज्जा और दूसरा होता है थाइमस। तो लाल अस्थि मज्जा आपको यहाँ दिया नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी थाइमस। ठीक है। अगर द्वितीयक लिम्फॉइड पूछा जाए तो द्वितीयक लिम्फॉइड ऊतक जो होते हैं वो लिम्फ नोड होते हैं, टेंसिल होता है, प्लीहा होता है, पेयर पैचेस होते हैं, ये द्वितीयक होते हैं। ठीक है। और प्राइमरी जो होता है वो दो होते हैं। कौन कौन से? एक लाल अस्थि मज्जा और दूसरा थाइमस। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्प्लीन उत्पन्न करता है, स्प्लीन प्रोड्यूस्ड, स्प्लीन क्या उत्पन्न करता है? लैक्टिक एंजाइम, लाइसोजाइम, एरिथ्रोपोइटिन या फिर लिम्फोसाइट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। स्प्लीन यानी पलीहा जो है ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन है जो लिम्फोसाइट का उत्पादन करता है। यह सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। इसमें WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स का उत्पादन व RBC यानी रेड ब्लड सेल्स का विनाश होता है। यानी कि WBC यहाँ पे बनती है स्प्लीन में और RBC यहाँ पे क्या होती है? विनाश होता है। इसीलिए इसे RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स का, रेड ब्लड कैपिलरीज का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि RBC यहाँ पे मर जाती है और WBC यहाँ पे निर्मित होती है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, बात करें अगर इरिथ्रोपोइटिन की तो इरिथ्रोपोइटिन क्या है? तो ये एक प्रोटीन है जो RBC के निर्माण में भाग लेता है। वहीं पर लाइसोजाइम की अगर बात कर लें तो लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो हमारे लार में पाया जाता है और ये एंटीबैक्टीरिया का काम करता है। और लैक्टिक एंजाइम जो है, लैक्टिक एंजाइम का स्रावण जो है ये लाइसोसोम के द्वारा होता है। बाकी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच विवाह विसंगत होगा? बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मैरिज विल बी इनकॉम्प्लीटेबल। यानी कि कौन से जोड़े के बीच में अगर विवाह हो जाए तो बच्चा जो है मतलब आशंगत होगा, यानी वजह से रोग, मतलब रोग बहुत ज़्यादा फैलेगा। तो कौन से जोड़े के कारण? तो इसका सही जवाब हम पूरे को ना ध्यान में देके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। RH पॉजिटिव अगर मेल है और RH निगेटिव अगर फीमेल है
तो अगर इनके बीच में विवाह होता है तो ये विसंगत होगा। जब RH पॉजिटिव मेल होगा और RH नेगेटिव फीमेल होगी तो इनके बीच जो विवाह होगा तो RH पॉजिटिव की वजह से एक रोग उत्पन्न होता है। इस रोग को क्या कहा जाता है? इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिस कहा जाता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिस कहा जाता है। यह केवल शिशुओं में जन्म से पहले ही गर्भावस्था में ही उत्पन्न हो जाता है। या बहुत कम लेकिन बहुत ज़्यादा घातक होता है। इससे जो बच्चा होता है वो गर्भावस्था में ही इस रोग से प्रभावित हो जाता है और इसकी बहुत शीघ्र मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये जो होता है बहुत मतलब विसंगत होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीसीएस में कितनी बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन, ऑन जेनेटिक बेसिस मैरिज इन इनकम्पेटेबल बिटवीन, अनुवांशिक आधार पर विवाह विसंगत है। अनुवांशिक आधार पर विवाह कौन सा विसंगत है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि मेल जो होगा अगर वो पॉजिटिव होगा, RH पॉजिटिव होगा और फीमेल RH नेगेटिव होगी तो ये विसंगत होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रोग कौन सा होगा? तो अभी हम लोगों ने देखा था इसमें कौन सा रोग होगा? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिस ये रोग होता है जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा के तहत ऑक्सी हीमोग्लोबिन का पृथक्करण बढ़ जाएगा यदि पीएच पर ब्लड राइजेस होगा, पीएच पर ब्लड फॉल्स होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज ब्लड फॉल्स और फ्री फैटी एसिड कंसंट्रेशन इज ब्लड फॉल्स। रक्त में ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा के तहत ऑक्सी हीमोग्लोबिन का पृथक्करण कब बढ़ जाएगा? सही जवाब ऑप्शन बी, पीएच पर ब्लड फॉल्स। रक्त में ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा के तहत रक्त में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का पृथक्करण बढ़ जाएगा यदि रक्त का पीएच मान गिर जाए, फॉल्स हो जाए। ठीक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। अगला क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमटेंशन डज एग्लूटिनेशन अकर्स ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इवन इफ द डोनर एंड रिसिपेंट बोथ हैव द सेम ब्लड ग्रुप। रक्तदान के दौरान किसी स्थिति में संश्लेषण होता है भले ही दाता और प्राप्तकर्ता दोनों का रक्त समूह समान हो। यदि डोनर इज RH पॉजिटिव एंड रिसिपेंट यानी जो प्राप्त करता है वो RH निगेटिव हो तो ये बहुत ज़्यादा मतलब संश्लेषण होता है ब्लड का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब एंटीजन और एंटीबॉडी रक्त में प्रतिक्रिया करते हैं तो संश्लेषण अच्छी तरह से हो पाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, मानव लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल क्या होता है, यानी कि RBC का लाइफ स्पैन कितना होता है? सही जवाब ऑप्शन बी 120 नहीं 120 दिन होता है। देखिए यहाँ पे कैसे कंफ्यूजन किया है, यहाँ घंटा लिख दिया है। 120 देखकर आप मार्क करके चले आएंगे, मैं भी कंफ्यूज हो गई। यहाँ पे 120 दिन होता है, 120 दिन, और एक दिन में होता है 60 घंटे। कितने होते हैं एक दिन में? सॉरी अरे यार मैं क्या बता रही हूँ, एक दिन में होता है 24 घंटे। एक दिन में कितना होता है? 24 घंटे। और इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। इसको आप 120 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 2880 घंटे। 2880 घंटे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे घंटे में पूछ लिया है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए WBC का जीवन काल कितना होता है तो 5 से 7 दिन होता है WBC का, और प्लेटलेट्स का 2 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स का 2 से 5 दिन होता है। मेढक में 100 दिन और खरगोश में अधिकतम 80 दिन तक होता है। और RBC को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिया गया है SA नोड, AV नोड, S4 व त्वरा के नोड और हिंस के बंडल, ये आपको ऑप्शन में दिया है। पूछा गया ऊपर दिए गए कौन से घटक मानव हृदय में विशेष संचालन प्रणाली के पेस मेकर के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि पेस मेकर के रूप में कौन कार्य करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो पेस मेकर होता है उसे SA नोड, साइनो एट्रियल नोड के नाम से जाना जाता है। ये पेस मेकर का कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जबकि बात करें AV नोड का तो ये पूर्ण रूप से एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है। और ठीक है, और AV नोड जो होता है ये धड़कन उत्पन्न करता है, हृदय की धड़कन उत्पन्न करता है, मांसपेशियों को स्टैंड करता है, और ये जो होता है 40 से 60 धड़कन का निस्सरण करता है। ठीक है, 40 से 60। इसे माध्यमिक पेसमेकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माध्यमिक पेसमेकर। AV नोड को माध्यमिक पेसमेकर कहा जाता है। और हृदय के बाह्य आलिंद में ऐसे नोड मौजूद होता है जिसे पेसमेकर कहा जाता है। ठीक, अगर माध्यमिक पेसमेकर पूछ ले तो AV नोड और पेसमेकर SA नोड।
अगला क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में कोलाइड परासरीडी दाब मुख्य रूप से किसके कारण होता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन या सोडियम क्लोराइड? सही जवाब ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन। रक्त प्लाज्मा में कोलाइड परासरीडी दाब मुख्य रूप से एल्ब्यूमिन के कारण होता है। एल्ब्यूमिन यकृत में बनने वाला प्रोटीन है। यह प्रोटीन रक्त वाहिकाओं में रक्त का संतुलन बनाए रखने तथा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को स्थिर बनाए रखने तथा शरीर में नए ऊतकों के निर्माण में प्रोटीन मतलब नए ऊतकों के निर्माण में सहायक प्रोटीन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एल्बुमिन है क्या? तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है और ये कार्य क्या करता है? तो ये यकृत में बनने वाला प्रोटीन है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। ये करता क्या है? तो ये ब्लड वेसल्स यानी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं इनके संतुलन में और जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है इसको स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ममेलियन हार्ट वेंट्रिकुलर फीलिंग्स ऑफ ब्लड टेक प्लेस ड्यू टू? स्तनधारी हृदय में रक्त का निलय भरण किसके कारण होता है? ऑप्शन, रिलैक्सेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल, अ हायर ब्लड प्रेशर इज राइट ऑरिकल, एडक्यूट ब्लड इज द राइट ऑरिकल, ऑल ऑफ एबव एक्शन। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप अपनी राय, अपने क्वेश्चन आसानी से कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और मेरे द्वारा पर्सनली हर एक कमेंट को सीन किया जाता है और उनका रिप्लाई भी किया जाता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी लगता है कि हाँ हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो साथी सहयोगी हैं वो हमारे साथ एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, आपसे हम किसी वीडियो का कोई चार्ज नहीं मांग रहे हैं। आपने कहा था कि मैम यूपी टेट के क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जल्द हम आपको पॉसिबल है तो कल से ही आपको यूपी टेट के क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा हमारे एक फ्रेंड ने कहा था मैम इकोलॉजी करा दीजिए। तो देखिए इकोलॉजी के क्वेश्चन नहीं, मैं आपको इकोलॉजी थ्योरी बेस जो आपका शॉर्ट वीडियो होगा 2 से 3 मिनट का पर डे इकोलॉजी के छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। आई होप वो एफर्ट आपको पसंद आए। उन 2 से 3 मिनट में हम अगर हर दिन आप हमारे शॉर्ट वीडियो को देखेंगे तो हम पूरी इकोलॉजी डिस्कस कर जाएंगे। अगर आप अच्छे से हमारा मतलब सहयोग करेंगे, हमें मोटिवेट करते रहेंगे तो हम उसको भी सॉल्व मतलब पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। वो तरीका बहुत अच्छा होगा क्योंकि इकोलॉजी थोड़ा अपने आप में टफ सब्जेक्ट माना जाता है, टफ मतलब टॉपिक माना जाता है। तो हम 2 से 3 मिनट के शॉर्ट वीडियो में अगर एक टॉपिक पर डे समझेंगे तो हो सकता है वो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। और अगर ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप 2 से 3 मिनट के वीडियो में इकोलॉजी पढ़ना चाहेंगे डिटेल में, मतलब थ्योरी क्लासेस, क्वेश्चन नहीं थ्योरी के माध्यम से? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि आप जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इकोलॉजी के बारे में बोला था उनके क्वेश्चन को मैंने इग्नोर कर दिया। नहीं, मैंने इग्नोर नहीं करा, मेरे माइंड में है। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं किसी न किसी तरीके से इकोलॉजी आपको जरूर कराऊंगी। और हाँ, यूपी टेट की क्लासेस आपको कल से प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ करिए। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा एल्गी, पूरा बैक्टीरिया, पूरा फंजाई, पूरा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से सॉल्व कराया है। थ्योरी के माध्यम से अगर आप चाहें तो उसे भी जरूर देख सकते हैं। ठीक है, टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, स्तनधारी हृदय में रक्त का निलय भरण किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये होता है आ हायर ब्लड प्रेशर इन राइट आर्टरियम। दाएं आलिंद में उच्च रक्तचाप के कारण निलय भरण यानी कि निलय मतलब वेंट्रिकुलर फिलिंग होता है। स्तनधारियों का हृदय हम सभी को पता है 4 चैम्बर्ड होता है जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। इसमें दाहिनी ओर एक आलिंद और एक निलय और बाईं ओर एक आलिंद एक निलय होता है। ये जो आपका राइट है वो इसका लेफ्ट होता है, जो आपका लेफ्ट है वो इसका राइट होता है, क्योंकि ये आप इसको अपोजिट तरीके से देख रहे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? मानव तंत्र में लिम्फ नोड बहुत महत्व है। रोगजनकों को एकत्र किया जाता है और उसमें नष्ट कर दिया जाता है। इसमें कौन सा सही है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। मानव तंत्र में लिम्फ नोड का बहुत ज़्यादा महत्व है, ये सत्य है क्योंकि इसमें रोगजनकों को एकत्र किया जाता है और इसे नष्ट कर दिया जाता है क्योंकि यह एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। ठीक है, इसलिए ए और आर दोनों सत्य है और इसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ही संरचना के 2 नामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेट सही है? एक ही संरचना के लिए 2 नाम, पहला दिया है एटलस, एटलस, सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री, बाइकॉस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व, डियोसील और फोर्थ डायोसील और फोर्थ वेंट्रिकल, पेसमेकर, बंडल ऑफ हिल्स। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बाइकॉस्पिड वाल्व को ही मिट्रल वाल्व कहा जाता है। ये बाएं आलिंद
बायां आलिंद और बाएं निलय, बायां आलिंद और बाएं निलय के मध्य जो है ये उपस्थित होता है, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य जो है ये उपस्थित होता है मिट्रल वाल्व। इसे बाइकास्पिड वाल्व कहा जाता है। ये दो फ्लैप होने के कारण इसे बाइकास्पिड कहा जाता है। इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहा जाता है। इसमें दो फ्लिप्स होते हैं, इसलिए इसे बाइकास्पिड वाल्व कहा जाता है और इसी को मिट्रल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? कुछ अकशेरुकी जीव का रक्त नीला होता है, इसमें कॉपर ले जाने वाला पदार्थ हीमोसाइनिन होता है। अब इसके बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। कैसे? क्योंकि कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, अगर आपने इनवर्टिब्रेट्स वाले टॉपिक हमारे साथ पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया था ऑक्टोपस वगैरह के जो ब्लड होते हैं वो नीले होते हैं, ब्लू होते हैं। और क्यों होता है? क्योंकि इसमें तांबा युक्त हीमोसाइनिन पाया जाता है। तो ए और आर बिल्कुल सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन थक्का नहीं होगा? कौन थक्का नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विच नॉट कॉगलेंट? प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम। लिम्फ और सीरम मतलब कौन सा थक्के के रूप में एकत्रित नहीं होगा? तो देखिए प्लाज्मा जो है ये तो थक्का बनेगा, लिम्फ और सीरम ये दोनों ही थक्के के रूप में एकत्रित नहीं होंगे, ये थक्का नहीं बनेंगे, ये द्रव के हिस्से के भाग हैं और ये जो दोनों जो हैं ये थक्का नहीं बनाते, स्कंदन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी थक्का स्कंद करने वाला कारक उसमें उपस्थित नहीं होता है, जबकि थक्का जमने के लिए फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और प्लेटलेट्स इन सब की आवश्यकता होती है, जो लिम्फ और सीरम दोनों में नहीं पाया जाता। ठीक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंटीजन यूज टू डिलीट आर एच फैक्टर इज कॉल्ड। आर एच फैक्टर का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतिकारक क्या कहलाता है? एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी या फिर बोथ ए एंड बी? सही जवाब ऑप्शन डी एंटी डी। प्रतिकारक एंटीजन का प्रयोग आर एच कारक यानी आर एच फैक्टर का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे एंटी डी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डी कहते हैं। एंटी डी को रक्त में मिलाने पर यदि क्लॉटिंग होती है, ब्लड का थक्का जमता है तो उसे आर एच पॉजिटिव कहा जाता है, और अगर थक्का नहीं जमता है तो उसे आर एच निगेटिव कहा जाता है। मिलाते क्या है? एंटी डी। एंटी डी को किस में मिलाएंगे? ब्लड में। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो मतलब ये क्या है, अगर मतलब थक्का जम गया तो ये पॉजिटिव है, अगर थक्का नहीं जमा तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयरन इज नॉट फाउंड इन। लोहा नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, निसल्स ग्रेन्यूल, बी और सी दोनों। लोहा किसमें नहीं पाया जाता? तो देखिए जो लोहा होता है इसके कारण ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। लोहा, आयरन जो होता है ये ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। और निसल्स ग्रेन्यूल्स और कॉपर दोनों में ही निसल्स ग्रेन्यूल और हीमोसाइनिन दोनों में ही कॉपर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है। Cu, कॉपर पाया जाता है। ठीक है, हीमोसाइनिन में कॉपर और सॉरी हीमोसाइनिन में कॉपर और निसल्स ग्रेन्यूल में आरएनए कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आरएनए कण पाए जाते हैं। लोहा इन दोनों में नहीं पाया जाता। लोहा फिर किस में पाया जाता है? ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो यह एक लोह युक्त प्रोटीन है जो आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट। हार्ट के सिस्टोल के दौरान क्या होता है? ऑरिकल एंड वेंट्रिकल कंट्रोल सेपरेटली ऑरिकल एंड वेंट्रिकल कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट सिम्युलेटेनियसली, ओनली ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, ओनली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आलिंद और निलय दोनों अलग अलग सिकुड़ते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब सिस्टोल होता है, देखिए हार्ट बीट जो हमारा हृदय है ये जब धड़कता है तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक सिस्टोल एक डायस्टोल। एक सिस्टोल एक डायस्टोल। सिस्टोल में क्या होता है कि इसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों सिकुड़ते हैं। ठीक है, दोनों सिकुड़ते हैं तो इसे सिस्टोल कहा जाता है। जब ऑरिकल और वेंट्रल दोनों फूलते हैं तो इसे डायस्टोल कहा जाता है। ये सिस्टोल और डायस्टोल के दौरान दो ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे लब डब कहा जाता है। क्या होता है? लब और डब, ये ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आप धक 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 जो सुनते हैं ना, ये लब डब ध्वनि होती है और ये सिस्टोल और डायस्टोल के दौरान उत्पन्न होता है। सिस्टोल के दौरान क्या होता है? आलिंद और निलय सिकुड़ते हैं। डायस्टोल के दौरान क्या होता है? आलिंद और निलय फूलते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, अब देखिए आपके लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं, ये जो लब और डब ध्वनि होती है, कब लब होती है कब डब होती है, क्या सिस्टोल के दौरान लब होती है कि डायस्टोल के दौरान लब होती है, ये ध्वनि दोनों कब होती है, सिस्टोल के दौरान लब होती है कि डब होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मेढक से भिन्न मानव लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ओवल, नॉन न्यूक्लिएटेड, बाई कॉन्केव या फिर सस्पेंड इन प्लाज्मा। अनलाइक फ्रॉग द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नॉन न्यूक्लिएटेड। मानव स्तनधारी जो होते हैं, मनुष्य जो है ये स्तनधारी है, जबकि मेढक जो होता है ये क्या होता है, ये एम्फीबियन होता है। और 3 मुख्य प्रकार की रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स ये पाए जाता है। मानव रक्त कोशिकाओं और मेढक रक्त कोशिकाओं के बीच जो अंतर है वो ये होता है कि जो मानव का रक्त होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, केंद्रक का अभाव होता है, जबकि जो मेढक का रक्त होता है, जो आरबीसी होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता और मेढक के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये इनका जो है अंतर होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अज्ञात रक्त समूह के घायल व्यक्ति को तत्काल आधान की आवश्यकता यानी रक्ताधान की आवश्यकता है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता है और उसे ब्लड चाहिए, तो आप उसे कौन सा ब्लड दे देंगे, सर्वदाता दे देंगे। सर्वदाता यानी कि जो सबको दे सके ब्लड, वो सर्वदाता कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप ओ में भी ओ निगेटिव, ये सर्वदाता होता है, ये सबको ब्लड दे सकता है और लेगा केवल ओ से ही, और दे सबको सकता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी जो होती है वो अनुपस्थित होती है। ठीक है, और सर्वग्राही क्या होता है, सर्वग्राही ए बी होता है। ए बी क्या होता है, ये सर्वग्राही होता है। ओ जो है ये सर्वदाता होता है, ये सबको दे सकता है, इसलिए तत्काल प्रभाव से यही ब्लड जो है चढ़ जाएगा अगर किसी को तत्काल ब्लड की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन, द ब्लड सेल्स व्हिच शो फाइगोसाइटोसिस इज, रक्त कोशिकाएं जो फाइगोसाइटोसिस दिखाती हैं वह है मोनोसाइट्स, बेसोफिल, स्नोफिल या फिर प्लेटलेट्स। सही जवाब ऑप्शन ए मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो रक्त या मैक्रोपुलिसमैन कहा जाता है, मैक्रोपुलिसमैन के नाम से किसे जाना जाता है, मोनोसाइट्स को रक्त का मैक्रोपुलिसमैन कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो वो गोल्गी बॉडी को कहते हैं। और मैक्रोपुलिस ऑफ ब्लड किसे कहते हैं, तो मोनोसाइट्स को कहते हैं। मोनोसाइट्स प्रकृति में फैगोसाइट होती है, फैगोसाइट मतलब भक्षण करने वाली। इसका केंद्रक घोड़े के नाल के आकार का यानी हॉर्स शेप होता है। ये सबसे बड़े ल्यूकोसाइट्स यानी WBC कोशिका होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि मैक्रोपुलिस ऑफ ब्लड कौन है, मोनोसाइट है। अगला क्वेश्चन, इरिथ्रियोब्लास्टोसिस फैटेलिस किससे पैदा हुए शिशुओं को पीड़ित करता है, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिसिस अभी हम लोगों ने देखा था जब माता और पिता में RH और RH पॉजिटिव और RH निगेटिव यानी पिता RH पॉजिटिव हो, माता RH निगेटिव हो, तो बच्चे को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिस नामक बीमारी हो जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पेरेंट्स डिसिमिलर ऑफ वन पर्टिकुलर जीन। ठीक है, माता पिता एक विशेष जीन के लिए भिन्न होते हैं तो ये बीमारी देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, द सेल्स सिक्रीटिंग हिस्टामिन, हिस्टामिन का स्राव करने वाली कोशिका एडिपोसाइट्स, मास्ट सेल, फाइब्रोसाइट्स या फिर फैगोसाइट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मास्ट सेल्स। मास्ट कोशिकाएं गोल या अंडाकार सी होती हैं, ये संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, एक हिस्टामिन जो प्रोटीन या रुधिर वाहिनियों में फैला होता है, दूसरा हिपेरिन और तीसरा सीरोटोनिन। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ आती है तो वहाँ पे तत्काल प्रभाव से शेयर कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मास्ट सेल सिक्रेटेड, मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, हिपेरिन, एंडोर्फिन या फिर गामा एमिनो अम्ल। क्या स्रावित करती हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा मास्ट सेल जो है ये हिपेरिन, सीरोटोनिन और हिस्टामिन तीनों ही स्रावित करती हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। हिपेरिन के साथ साथ सीरोटोनिन और इसके अलावा हिस्टामिन भी ये स्रावित करती हैं मास्ट सेल। अगला क्वेश्चन, हिपेरिन जो कुछ विशेष कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है जिसे के रूप में जाना जाता है, किस कोशिकाओं द्वारा हिपेरिन स्रावित किया जाता है, तो मास्ट सेल के द्वारा, अभी हम लोगों ने देखा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मास्ट सेल के द्वारा। तो इसका सही
जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी टेट की क्लासेस से भी जरूर जुड़ें, और बहुत जल्द हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इकोलॉजी भी पढ़ाएंगे। वो आपको पढ़ना है या नहीं वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। थैंक यू।